सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, आपका जो CUT है वो 3 पार्ट में हो रहा है, जैसे कि इंग्लिश, बीच में आता है आपका डोमेन और तीसरा आता है आपका GT। तो सबसे पहले हम लोग बात इंग्लिश से करना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगी, रुबाइका मैम का चैनल है, वो अड्डा 24/7 में पढ़ाती हैं। ठीक है, आप उनके चैनल को बस फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस को देखिए। इंग्लिश के लिए अड्डा का 24/7 की रुबाइका मैम सबसे बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। एंड बहुत सारी CUT जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे आपको उनको ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करेंगे, बिकॉज रुबाइका मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश कवर अप करती हैं। एंड वो इंग्लिश के हर एक पार्ट को ना काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप करती हैं। अब बेसिकली कुछ ही समय रह गए CUT को, तो आप एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए सेपरेट कॉपी बनाइए। स्टार्टिंग के फ्रंट पेज पे ना पहले सिलेबस लिख लीजिए। वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब से कि PYQs आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हुए हैं। आप PYQs देख के एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आता है इंग्लिश में, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो बता देंगे कि आपके इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं या फिर कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले नोट डाउन कर लें एंड उनका वीडियोस पर्टिकुलरली वहाँ जाके और उस चैप्टर के वीडियोस जो है ना वो आप रुबाइका मैम के चैनल पे जाके सर्च करें। बाय मतलब वो टॉपिक का नाम बाय रुबाइका मैम लिख के आप सर्च करेंगे ना तो इतना पॉपुलर है कि आ जाता है। तो आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। दूसरी बात ये कि कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा देखें। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन से सबको वाकिफ़ है। ठीक है, आपने अभी 12th तक पढ़ाई की तो कॉम्प्रीहेंशन सबको पता है कैसा होता है, किस टाइप का होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन में इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सीखने वैसी कोई बात नहीं है, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर पे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन को जितना हो सके कम टाइम में मतलब करने की कोशिश करें। उसके बाद आपका आता है वोकैबलरी काफ़ी वास्ट है, वो एक ओशन है बेसिकली। ठीक है, एंड वोकैबलरी पूरा खत्म कर पाना भी इतने कम टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब मुमकिन ही नहीं है बेसिकली। तो ना उनके काफ़ी सारे मैराथन सीरीज़ है, यहाँ पे कितने सारे PYQ मतलब वोकैबलरीज उन्होंने पिक करके ऐसे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे उनके चैनल पे वीडियोस है। तो आप वोकैबलरी के लिए उन पर अलाई कर जाएं, आप वो सारे वोकैबलरी आपको कवर करा देंगी। ठीक है, एंड देखिए सबसे पहली बात है ना कि इधर उधर टीचर्स के लिए भटकना बंद कर दें। कोई बस एक टीचर को फॉलो करें, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना बस एक टीचर को फॉलो करें। आप इधर उधर का भटकते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब में देखिए टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यही करते रहेंगे कि सारा दिन हम लोग बैठ के बस घाटते रहेंगे, सोर्सेस ही देखते रहेंगे, तो हम लोग प्रिपरेशन कब करेंगे। और टाइम अब बहुत कम बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इधर उधर घाटने की ज़रूरत है। तो मैं जिन जिन चैनल का नाम बता रही हूँ, फिर जो भी बता रही हूँ, आप उनको आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, आपका अच्छा जाएगा CUT। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए रुबाइका मैम को फॉलो कर ले। और इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिनका भी लैंग्वेज इंग्लिश रहा है उनके लिए इंग्लिश उतना भी टफ नहीं होगा, बस हाँ ग्रामर के थोड़े रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए। वोकैबलरीज का आपको डेली 15 से 20 मिनट आपको पढ़ना है। ठीक है, न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं, रूट वर्ड्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको वोकैबलरी में ये सारी चीज़ें वोकैबलरी में आते हैं और भी आते हैं, तो ये सब आपको देखना है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब आपको देखना है। इन सब के ऊपर आपको डेली 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, डेली 10 से 15 मिनट में आप कुछ नए वर्ड सीखें, कुछ नई चीज़ों को सीखें, और 10 से 15 मिनट आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करें। दैट्स इट, इतना ही, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वोकैबलरी में PYQs को खत्म कर लें। जितने भी PYQs में जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं उन सबको आप, उनका भी सेपरेट उनका चैनल में वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज PYQs ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप वोकैबलरीज को निकाल सकते हैं और उसको सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले PYQs खत्म कर लीजिएगा, वोकैबलरी के जितने भी पार्ट सेक्शन है सबसे पहले उसको खत्म करने के बाद फिर न्यू वर्ड्स की तरफ बढ़िएगा, न्यू चीज़ों की तरफ बढ़िएगा, और कुछ वर्ड्स को जानिए, न्यू वर्ड्स को जानिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन वोकैबलरी के लिए कोई अलग से बुक परचेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हालांकि मैंने जो बुक यूज़ किए थे मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मैंने ये सारे बुक यूज़ किए थे अपने CUT पे। ठीक है, ये अड्डा के बुक्स हैं। ठीक है, ये शायद उतना विजिबल नहीं होगा अभी, ये सारे चैप्टर्स मेंशन हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर्स हैं। इसमें ना मतलब ग्रामर का पार्ट दिया हुआ था और वोकैबलरी भी थी अलग से, जैसे कि कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, फिगर ऑफ स्पीच, एनालॉजी, और भी बहुत कुछ इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड कुछ PYQs दिए हुए थे इसमें, कुछ PYQs थे। तो मैंने बेसिकली अड्डा का बैच लिया था, और मैंने बहुत पहले बैच लिया था, आई मीन सितंबर अप्रॉक्स में मैंने बैच लिया था। ठीक, तो तभी मुझे ये सारे बुक्स मतलब मिले थे। तो इसमें ना PYQs दिए हुए हैं, इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए थे, प्रैक्टिस सेट्स भी थे कुछ, तो मैंने प्रैक्टिसेस यहीं से की हैं। बट अभी आप लोग को बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी टाइम काफ़ी कम बचा है। तो आप ओसवाल के बुक्स को परचेस कर सकते हैं, अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल है। और रहा बात PYQs का, तो PYQs आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर लीजिए। खुद से सॉल्व नहीं हो पाता है तो ChatGPT तो है ही, तो ChatGPT को दे दीजिए, वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, उसका सॉल्व किया आप लोग रिवाइज करें, आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना से जितना हो सके PYQs तो एक भी नहीं छोड़ना है, PYQs तो सारे करने हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए सेट भी आपको ऑनलाइन में बहुत सारे अवेलेबल होंगे। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल का एक बुक मतलब इंग्लिश का परचेस करें, इंग्लिश और GT की बुक ही परचेस करनी पड़ेंगी, बाकी की और बुक्स परचेस नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज डोमेन तो आपका 12th का सब्जेक्ट ही है, तो उसमें बुक्स नहीं जरूरत पड़ेंगे। उसमें NCERT ही आपका सब कुछ हो जाएगा, NCERT विल कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए आपको अलग से बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ PYQs करने से ही हो जाएंगे।
दैट्स इट, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको बस इतना ही काम करना है। इंग्लिश में बस आपको रुबाइका मैम को फॉलो करना है, ठीक है। वोकैबलरीज में डेली 15 मिनट नए वर्ड सीखने हैं और 15 मिनट पुराने वर्ड्स को रिवाइज करना है। कॉम्प्रीहेंशन जितना से जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है ताकि स्पीड आ सके, ठीक है। और ओसवाल का बुक परचेस करके आपको पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है, विद टाइम। आप टाइमर जरूर सेट करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि CUT में मतलब ना कंप्यूटर भी, जिस कंप्यूटर में एग्जाम दे रहे होंगे उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा होगा। अगर आप टाइम से खत्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो विंडो क्लोज हो जाएगा, आपके आंसर सबमिट हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए कि सिर्फ ना ही पेपर आपको कंप्लीट करना है बल्कि पेपर रिवाइज भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। को गलत अटेम्प्ट करने से हमेशा बचना है, पेपर अपना रिवाइज करना है, टाइमली खत्म करना है, ठीक है, वो भी एक्यूरेटली। तो आप मेक श्योर करें कि आप जितना भी पेपर जहाँ से भी सॉल्व कर रहे हो हमेशा टाइमर लगा के ही सॉल्व करें, कभी भी बिना टाइमर के सॉल्व ना करें। एंड टाइम ज़रूर से ज़रूर मैनेज करें कि किधर कितना टाइम लग रहा है, मुझे किधर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर पेपर के बाद आप खुद का एनालिसिस करें। सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द ओनली की, मैं यही बोलूँगी। इस मोमेंट पे आने के बाद ना कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई ट्यूशन कुछ नहीं साथ देने वाला, कुछ बैच भी साथ नहीं देने वाला। सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द ओनली की। आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना होगा, खटना होगा। अगर DU में जाना है, DU के अच्छे कॉलेजेस में जाने हैं, क्योंकि DU के एफिलेटेड वाले में तो आप चले जाएंगे, ठीक है, बट एक होता है ना कि अच्छा कॉलेज लाइक SRCC, LSR, ठीक है, मिरांडा हाउस, किरोई, मतलब अच्छे में और DU में फ़र्क होता है, ठीक है। DU के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस है, एकदम श्योरिटी है कि आपको DU का कोई भी ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, बट DU के अच्छे वाले कॉलेजेस, फिर BHU का मेन कैंपस, नॉट जस्ट एफिलेटेड वन, BHU का मेन कैंपस, ठीक है। तो इन सबको टारगेट अगर आपको करना है तो आपको खटना ही पड़ेगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड ये टाइम पे अगर आप मेहनत कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आगे आने वाले साल आप एंजॉय करेंगे। एंड वो आप ही होंगे जो सितंबर के महीने पे या अगस्त के महीने पे ऐसे स्टेटस लगा रहे होंगे, DP लगा रहे होंगे या फोटोज़ लगा रहे होंगे अपने कॉलेज के साथ, अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ठीक है। बहुत प्राउड का मोमेंट होता है आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। सब बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स सजा के आए होते हैं, न्यू सिटी में मूव करते हैं, बहुत कुछ सोच के रखते हैं। तो प्लीज़ 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 अभी आप लोग मेहनत कर लीजिए। आपने अभी 12th दिया है, आप लोग अभी 12th दे के आ रहे हैं, अपने ऑलरेडी स्ट्रगल किया। आई नो ब्रेक चाहिए होगा, बट ठीक है, ये CUT के बाद आपको बहुत लंबा ब्रेक मिलेगा, बहुत लंबा ब्रेक मिलेगा। तब आप लोग जितना हो सके वेकेशन एंजॉय कर लीजिएगा, लेकिन अभी सोनली फोकस इस पर दीजिए, CUT पे दीजिए। इंग्लिश का आपको ऐसी प्रिपरेशन करना है और इंग्लिश में इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जिसका भी लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए इतना इनफ है। अब आते हैं हम लोग डोमेन पे। डोमेन की अगर मैं बात करूँ ना तो डोमेन आप लोग अभी जस्ट 12th दे के आ रहे हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें माइंड में फ्रेश है, बट फिर भी सब बच्चों का ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा था कि हमारे लिए ना कोई टॉपिक हमेशा डिफिकल्ट रहती थी, या कोई ना कोई पार्ट हमारे लिए हमेशा डिफिकल्ट रहा है समझने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो वो सारे पार्ट को आपको लाइन बाय लाइन आप रीड करने का टाइम है। डोमेन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, NCERT को ग्रंथ समझें और उस ग्रंथ को रटें जितना हो सके, ठीक है। जितना हो सके आप उसको पढ़ें, जितना हो सके आप उसके जो फोटोज़ होते हैं ना, फोटोज़ के नीचे वाले पार्ट को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको भी पढ़ना है। टर्म्स दिए रहते हैं उसको भी पढ़ना है। हिस्ट्री में स्पेशली टाइमलाइन रहती है, पिक्चर्स के नीचे ये रहती है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और भी बहुत कुछ उसमें। डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भर के आता है। आप PYQs उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आना ही आना है। एंड ये एक ही चीज़ से पॉसिबल है। अगर आपको टाइमलाइन नहीं याद होगा या फिर आपको डेट्स नहीं याद होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे आप, एंड आपके नंबर चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। एंड ये सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का होना मतलब आपके नंबर को कहाँ से कहाँ गिरा सकता है, इसलिए हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो डेट्स, टाइमलाइंस ज़रूर याद करना है, ज़रूर रिवाइज करना है, अपने NCERT को ही सिर्फ रिवाइज करना है। इसके लिए कोई बुक्स आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वही क्लियर नहीं हुआ है बोर्ड्स देने के बावजूद, बोर्ड्स आपने दे दिया है, उसके बाद भी अगर आपका ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे आप बार बार फंसते हैं या फिर वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, तो जस्ट फॉर रिविजन ट्विंस ब्रो का एक चैनल है, ठीक है। वो लोग हिस्ट्री NCERT को ना लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। हिस्ट्री NCERT, ज्योग्राफी, पॉल साइंस वो लोग लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तो आप उनको आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी अपने 12th का प्रिपरेशन उन्हीं से किया था। टू बी ऑनेस्ट स्कूल से ज़्यादा बेटर था, मतलब दोनों भैया ने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था। वो लोग मैप्स प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है। MCQs भी है उनके चैनल पे, बहुत कुछ है उनके चैनल पे, बहुत सारे कंटेंट्स है, वो लोग डेली अपडेट्स भी देते हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से अपने टॉपिक को या फिर अपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी पार्ट को जहाँ पे बार बार फंस जाते हैं या फिर वहाँ पे जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, जाके वापस आप रिवाइज कर सकते हैं। जस्ट पार्ट और टॉपिक का बात कर रही हूँ मैं, चैप्टर का बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। चैप्टर देखने जाएंगे, चैप्टर पूरा का पूरा वीडियो देख के रिवाइज करने जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा और टाइम हमारे पास कम है। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप NCERT जितना लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें, जितना बार हो सके उतना रिवाइज करें। मैप्स, ज्योग्राफी में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसे आती है ना, फॉर एग्जांपल कि माइंस है तो सदर्न मोस्ट माइन कौन सा है, फिर नदन में कौन सा माइन है, या फिर माइंस के बहुत सारे ऐसे नाम दिए होंगे और आपको कहेगा जाएगा कि इसको इसको नॉर्थ टू साउथ मतलब ये करो, क्या बोलते हैं, अरेंज करो, ठीक है, या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, इसको ऐसे कह दिया जाएगा आपको, माइंस देके, पोर्ट्स देके, ठीक है। बहुत ऐसे सारे क्वेश्चंस पिछले बार में मेरे पेपर में भी आए थे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि हम मैपिंग भी आपको देखनी है साथ में। सिर्फ आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है, बट मैपिंग भी देखनी है, मैप्स भी आपको वैसे ही करने, जैसे अपने बोर्ड का प्रिपरेशन किए थे बिल्कुल वैसे ही। बट हाँ, बोर्ड में आप आंसर लिखने के लिए आप लोग याद कर रहे थे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद कर रहे थे आंसर लिखने के लिए, और यहाँ पे आपको बस डेटा, फैक्ट्स, डेट्स, नेम, प्लेस का नाम, सिटी, पोर्ट, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, फिर ऐसे करके बहुत कुछ है ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में आप क्या जाते हैं, नाम, डेट, टाइमलाइन कि कब से कब तक किसका रीजन रहा है, फिर किस जगह पे कौन सा रूलर था,
ठीक है, इस टाइप करके, या फिर इसका पोएट कौन है, ये किसने लिखा है, ये बुक मतलब इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है, ये इमेज किसकी थी, ये उस टाइम पे क्या हुआ था, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिस्ट्री में भी आते हैं। आपको नेम किंग के नाम दे दिए जाएंगे और यहाँ पे उनका टाइमलाइन होगा। अब आपको मैच करना है कि कौन सा किंग कब आया था, क्या हुआ था करके। तो जब आपका टाइमलाइन एकदम ना मतलब अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको डोमेन में कहीं का कोई यूट्यूब चैनल का वीडियो नहीं देखना होगा, आपको कोई बुक परचेस नहीं करनी होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपना एनसीईआरटी को ग्रंथ मान के आपको रटना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ग्रंथ मान के रटना है। उसके हर एक लाइंस, उसके हर एक इमेजेस, उसके हर एक जितने भी पीछे जो बुक के पीछे जो रहता है ना, मतलब टर्म्स रहते हैं, ऑर्डर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें, फिर बॉक्स में जितने रहते हैं। बहुत लोग होता है ना बोर्ड्स प्रिपरेशन करने के टाइम बहुत कुछ चीज़ें अवॉइड करके जाते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि उतने नहीं बट आ जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट आपने स्ट्राइक आउट कर दिया था अपने 12th के प्रिपरेशन के टाइम पे, उन सब पार्ट को भी आपको पढ़ लेना एक बार, भले उतना अच्छा से नहीं बट एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहता है। रिलेटेड पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। आप यहाँ क्या क्वेश्चन पूछने जाएंगे कि अरे रिलेटेड पार्ट से क्वेश्चन क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, वैलिड नहीं है, सिलेबस में नहीं था, एनसीईआरटी मैंने 12th में नहीं पढ़ा था। उन्होंने अगर एनसीईआरटी कहा है ना, तो एनसीईआरटी से सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीटी पे। तो हमारा प्यारा जीटी डिवाइडेड है क्वांट्स में, रीजनिंग में और जीके जीएस में। इन 3 पार्ट में हमारा पूरा जीटी खत्म, ठीक है, और ये तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। तो क्वांट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली बेसिक मैथ्स है। 10 तक हम सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो इधर में भी क्वांट्स में आपको बेसिक मैथ्स देखने को मिलेंगे। बट बेसिक मैथ में यही एक फ़र्क है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अपने जो पढ़ा है 10 तक में उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं उनके लिए मैं तो बहुत वीक थी, बट जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको आई डोंट थिंक कि उतना प्रॉब्लम होगा इसमें। बस प्रॉब्लम इसका है कि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्योंकि टाइम मैं स्टार्टिंग से आपको यही कह रही हूँ कि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन टाइमर के साथ सॉल्व करना है। जिस पर जो मुझे नहीं आ रहा है उसमें मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन पे इन्वेस्ट नहीं करना है अगर वो मुझे नहीं आ रहा है तो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये तुक्का वाला थ्योरी भूल जाइए कि कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं सॉल्व हो रहा तो अब तक आप 60 to 70% श्योर ना हो जाए, प्लीज़ ये तुक्का वाला ट्रिक मत लगाइएगा। नेगेटिव मार्किंग से जो आपका अच्छे नंबर होंगे ना वो भी नीचे गिर जाएंगे, तो ये तुक्का वाला ट्रिक बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। जब तक आप 60 to 70% उस ऑप्शन को लेकर श्योर ना हो जाए, उस ऑप्शन को बिल्कुल मत छूइएगा, टच ही मत कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप एक PYQs को निकालिए, PYQs को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि इतने सारे क्वेश्चन है, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे कितना टाइम किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर देना है। या फिर जीएस का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, तो मुझे किस पे कितना, रीजनिंग का एक सेक्शन है, जीएस का सेक्शन है और कौन सा सेक्शन है, तो मुझे किस पार्ट पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, उस पार्ट के कितने सारे जितने भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्वांट्स के लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करें। वैसे जैसे मैंने इंग्लिश को कहा था कि आप कॉपी लें, ठीक है, उसमें आप सिलेबस नोट डाउन करें, टॉपिक्स, चैप्टर्स, सारे जो भी आपको लिखे उसमें, एंड उसको पर्टिकुलरली कंप्लीट करें। कि सिर्फ कंप्लीट करना है बल्कि उसको प्रैक्टिस भी करना है बाद में, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरा बात आता है रीजनिंग हम सबके लिए थोड़ा न्यू हो जा रहा है। इसके पहले मतलब कभी कहीं नहीं सुना रीजनिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है, वर्बल रीजनिंग क्या होती है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, हमें इन सब के बारे में पहले नहीं पता था। हमारे लिए सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू है। तो इसका भी आपको सेम करना है, सिलेबस आपको राइट डाउन करना है, टॉपिक्स लिखने हैं आपको। तो रीजनिंग के लिए ना मैं पर्टिकुलरली आपको कुछ चैनल सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको जिससे समझ में आ जाए। आप टॉपिक डालो, ठीक है, यूट्यूब पर टॉपिक डालो, बस टॉपिक डाल के सर्च कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको जिसका भी चैनल का वीडियोस आ जाए सामने, आप खोल के देख लो, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, आप उनसे उस चीज़ सीख लो, ठीक है। दूसरे टॉपिक के लिए भी सेम ऐसी प्रोसेस अप्लाई करो, वापस से उसमें आप जाओ, टाइप करो, टॉपिक सर्च करो, जिसकी भी वीडियोस आ रही है पहले आप उसका देख लें, उनको समझ लें। आपको समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें मैं आपको पर्टिकुलरली कोई चैनल इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैनल का एक ही थ्योरी रहता है कि मतलब, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैनल जो है ना वो ना सिर्फ PYQ सॉल्व करवा रहे हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में होगा तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ऑब्वियस बात है, मतलब न्यू है हमारे लिए ना। तो अगर आप मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा कि इसे करते कैसे, इसे सॉल्व कैसे करते, इसमें कौन सा ट्रिक लगता है या कौन सा मेथड लगता है, ये है क्या, तो तब तक उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने जितने तक यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, मेरे टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हाल था, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था कि मिलते ही नहीं थे जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अड्डा का मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट लर्निंग जो है रैंडमली किसी भी वीडियो से कर लें। आपको बेसिकली सीखने से मतलब है, कंसेप्ट जानने से मतलब है, ट्रिक मेथड जानने से मतलब है ना। किसी भी वीडियो से जान लें, किसी भी आप वीडियो से देख सकते हैं, किसी भी चैनल पे चले जाएं, कोई भी वीडियो से आप बस अपना टॉपिक क्लियर कर ले, अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले, दैट्स इट। और रहा बात GK GS का, तो GK GS में 2 चीज़ होती है, एक स्टैटिक GK होती है, एक डायनेमिक GK होती है। तो स्टैटिक GK, सो अभी मैं अपना डायरी लेके आ चुकी हूँ, उससे मैंने लिखा हुआ टॉपिक्स कि क्या क्या आता है बेसिकली। तो
बेसिक जीके अगर की मैं बात करूँ तो बेसिक जीके में आपका थोड़े मोड़े हिस्ट्री आ जाते हैं, थोड़े मोड़े ज्योग्राफी आ जाता है, कुछ इकोनॉमिक्स जनरल बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं, डेली लाइफ साइंस से भी थोड़े मोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बस बेसिक जीके में थोड़ा मोड़ा ऐसे ही रहता है। और स्टैटिक जीके जिसका मैं बात कर रही थी, उसमें आपके फर्स्ट टाइम अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल पार्क, फेमस पर्सनालिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल, फेयर, म्यूज़िक एंड इट्स एक सेकेंड, हाँ ओके, तो म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूनेस्को एंड रामसर साइट्स, ये सारी चीज़ें आपका स्टैटिक जीके में इंक्लूड होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, करंट अफेयर की बात करूँ, जो कि डायनेमिक जीके में आता है आपका, तो उसके लिए ना आप एक काम कर सकते हैं, पिछले के 6 महीने के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं ना, आप उसे देखें, ठीक है। डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, डेली देखने जाओगे बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब इतने सारे मटेरियल्स आ जाएंगे जिसको आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जो मंथली होते हैं ना, मंथली वन लाइनर्स, पिछले 6 महीने के आप प्लीज़ उसे देख लें। डायनेमिक की बात कर रही हूँ, उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, तो पिछले 6 महीने के जितने भी वन लाइनर मतलब करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, आप उसे देख लें। बहुत सारे प्लेंटी ऑफ है, मतलब प्लेंटी ऑफ सोर्सेज है इस चीज़ के, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कोई भी पर्सनली सजेस्ट नहीं करने जाऊँगी, ठीक है। तो जिससे अवेलेबल हो जाए आप उससे कर लें, ठीक है। आपको कंटेंट से मतलब रखने से है, जिसमें जो स्पेशलाइज था, जो कि जैसे कि इंग्लिश का रहा हुआ, तो जो उसमें स्पेशलिटी मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस के लिए जैसे मुझे पर्टिकुलर चैनल लगा कि हाँ ये चैनल पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है, बहुत अच्छा चैनल है, ऑथेंटिक है, तो उस चीज़ के बारे में बता दी। लेकिन हर चीज़ के लिए कोई ऐसा चैनल नहीं है, ठीक है। आपको जिससे अच्छा लगे, आप जिससे कंफर्टेबल हो, आपको जिससे कंसेप्ट इजीली समझ में आ रही हो, आप प्लीज़ उसे ही प्रेफर करें, ठीक है। एंड जीटी के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बुक परचेस कर लें, ओसवाल का अमेजॉन से आप बुक परचेस कर लें। इंग्लिश के लिए भी मैं वही रिकमेंड करूँगी कि ओसवाल का अमेजॉन से एक बुक परचेस कर लें, और जीटी के लिए भी वही ओसवाल का अमेजॉन से बुक परचेस कर लें। आप बस यही 2 बुक परचेस करें, इससे ज़्यादा आपको बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डोमेन जो है बस एनसीईआरटी से हो जाएगा, पीवाईक्यू से हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए ओसवाल का बुक ले सकते हैं फॉर जस्ट प्रैक्टिस, उसमें आपके मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें आपका पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको इससे और भी रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे ईजिली आकर फ्रीली पूछ सकते हैं आपको। अब हम मिलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग टाइम पर, ठीक है। अब सीयूटी के रिलेटेड मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो कि बनाऊंगी मैं प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे, क्योंकि उधर गलती नहीं करनी है। आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आपने सब कुछ बेटर कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया, लेकिन अगर प्रेफरेंस फिलिंग में गलती कर दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। अच्छा से अच्छा कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कम नंबर स्कोर करके भी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, कैसे? प्रेफरेंस फिलिंग से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिलहाल इस पर भी फोकस नहीं करते हैं, फिलहाल अभी एग्जाम दीजिए, ठीक है। एग्जाम अच्छे से दीजिए, आपके आंसर कीज आ जाए, आप अपना रिजल्ट देख लें, अपना स्कोर कार्ड देख लें, ठीक है। उसके बाद हम प्रेफरेंस फिलिंग पर बात करेंगे। प्रेफरेंस फिलिंग पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, DU और BHU का। इसी पे मेरी नॉलेज है और मैं इसी पे बनाऊंगी वीडियोस, ठीक है। तो DU और BHU के लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, इसके लिए प्रेफरेंस फिलिंग की वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी आपके साथ, एंड अपने भी एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।